हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के पार्ट 3 के आर्टिकल 32, 33, 34 को इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे और ये तीनों ही आर्टिकल यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 32 में पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ उपचार, इनकी रेमेडीज़ दी गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताया है और इसीलिए इसको भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए तो गए हैं, लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तब तक अर्थविहीन और तर्कविहीन है जब तक कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। तो इस तरीके से देखें अगर हम, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इन अदर वर्ड्स, फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्शन है वो अपने आप में ही क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। फर्स्ट पॉइंट में ये दिया गया है कि इस पार्ट में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स लागू कराने की जो पावर होगी, शक्ति होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के पास होगी और इन अधिकारों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो इस संबंध में डायरेक्शन, ऑर्डर्स और रिट जारी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करती है वो आर्टिकल 32 के अंडर करती है और हाई कोर्ट जो रिट इशू करती है वो आर्टिकल 226 के अंडर करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 तरह की रिट जारी की जाती हैं मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए। फर्स्ट रिट है हैबेस कॉर्पस, हिंदी में इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसका मतलब है टू हैव अ बॉडी। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए कहे जिसे हिरासत में रखा गया है। तब कोर्ट मामले की जांच करती है और डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया व्यक्ति का मामला अगर इनवैलिड है, अवैध है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। और तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट का मतलब ये निकलता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन हिरासत में नहीं रखा जा सकता। हैबस कॉर्पस रिट किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये रिट तब जारी नहीं की जा सकती जब जो डिटेन किया गया व्यक्ति है वो वैध रूप से डिटेन किया गया है। अच्छा, किसी ने अगर लेजिस्लेचर और कोर्ट के विरुद्ध कोई अवमानना की बात कही है, तब कोई कार्रवाई की गई हो तो उसको इसके खिलाफ ही रिट जारी नहीं की जाती जब कोर्ट ने खुद ही उसको हिरासत में भेजा है। सेकंड आती है मैंडेमस परमादेश। इसका मतलब होता है कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना कर्तव्य सही से ना निभा रहा हो। जैसे कि आप किसी और गवर्नमेंट ऑफिसर के पास गए तो उसने आपका काम करने से मना कर दिया, तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट तब एक जो रिट जारी करती है वही मैंडेमस रिट है। और ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए जारी की जा सकती है, किन्हीं कॉर्पोरेशंस के लिए जारी की जा सकती है। जो मैंडेमस रिट है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के गवर्नर के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। थर्ड है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, और इसका मतलब है रोकना। तो प्रोहिबिशन रिट में सुपीरियर कोर्ट अपने इन्फीरियर कोर्ट्स को रोकती है उनके न्याय क्षेत्र से बाहर के कार्य करने को। फोर्थ है सर्ट्यूटरी, उत्प्रेषण। इसका मतलब है सूचना देना। इसमें सुपीरियर कोर्ट अपने इन्फीरियर कोर्ट को यह आदेश दे सकती है कि जो उसके यहाँ मामले लंबित पड़े हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए सुपीरियर कोर्ट को। फिफ्थ है क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। ये रिट कोर्ट तब जारी करती है जब किसी पब्लिक ऑफिस में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उससे कोर्ट ये पूछ सकती है कि किस अधिकार से इस सीट पर बैठा है। यानी कि ये जो रिट है वो किसी पर्सन को किसी पब्लिक ऑफिस में अवैध तरीके से उसको पद को ग्रहण करने से रोकती है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये पावर्स केवल सुप्रीम कोर्ट की दी गई हैं? तो इसका आंसर है नहीं। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अन्य न्यायालय को भी उसकी अधिकारिता क्षेत्र में डायरेक्शन, रिट्स और ऑर्डर जारी करने की शक्ति दे सकती है, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियाँ हैं उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नाउ आर्टिकल 33। तो इस पार्ट में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो जब किसी फोर्स के लागू होते हैं तो उसमें संसद कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट में है पार्लियामेंट बाय लॉ कैन बी रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन रिलेशन टू आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स। पार्लियामेंट विधि द्वारा इस पार्ट में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए या आर्म फोर्सेस के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकती है।
जिससे उनके ड्यूटीज़ का उचित पालन हो सके और उनमें डिसिप्लिन बना रहे। अब जो आर्म फोर्स के मेंबर्स होते हैं उसमें आपके सेना के में जो नाई, बड़े, मैकेनिक, बावर्ची, ये सभी आते हैं। पॉइंट ये है कि जो पार्लियामेंट है वो किन फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं जिसमें है इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पर्सनल लिबर्टी। नाउ यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट फोर्सेस के लिए। मतलब ये है कि आप जानते हैं आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और सभी नागरिकों को ये प्राप्त है, लेकिन पार्लियामेंट फोर्सेस के लिए इनको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। मतलब वो सीधे प्रेस के सामने आप मुखातिब नहीं हो सकते हो। ये नहीं कि कोई भी गया और सीधे प्रेस में कुछ भी बोल दिया। ये आपने देखा भी होगा। हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी कि आर्मी के एक सिपाही ने व्हाट्सएप पे वीडियो डाल दिया था, वायरल हो गया था वो, तो उस पर कार्रवाई हो गई थी। तो यहाँ पर इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन नहीं बना सकते कोई भी फोर्स, पुलिस, ये सब संगठन नहीं बना सकते। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रिट्स हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स के अगेंस्ट जारी की जा सकती हैं। आर्टिकल 136(2) और 2274 में कहा गया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनके संबंध में सुप्रीम कोर्ट को उसकी एपलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अपीली क्षेत्राधिकार और हाई कोर्ट को उसकी सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं दी गई है। लेकिन आर्टिकल 32 और 226 का यूज़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स पर कर सकती है। तो भले ही फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 33 के तहत कुछ एक्सक्लूड हो जाते हैं, बट जो रेमेडीज ऑफ रिट है वो सर्वाइव करती है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर ऑन द बेसिस ऑफ बायस और सेकंड अदर ब्रीचेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 34, जब किसी एरिया में मार्शल लागू है तब इस पार्ट में दिए गए फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून लागू होता है तो उस क्षेत्र में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं पार्ट 3 में उनको ख़त्म किया जा सकता है या कम भी किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट इज ग्रांटिंग प्रोटेक्शन बाय लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स डन ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ। जब किसी एरिया में मार्शल लॉ लागू होता है तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा किए गए जो उसके एक्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया गया है इस पार्ट में बाय लॉ। जब मार्शल लॉ डिक्लेयर होता है किसी एरिया में तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हैबस कॉर्पस रिट है वो स्वतः ही खत्म हो जाए। अब जानते हैं मार्शल लॉ के बारे में। मार्शल लॉ आखिर है क्या चीज़? देखिए मार्शल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन तो किया नहीं गया है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो ये एक मिलिट्री लॉ है जिसका मतलब है कि मिलिट्री का रूल, और ये किसी भी एरिया में डिक्लेयर किया जा सकता है भारत के राय क्षेत्र के अंतर्गत। ये जनरली तब इम्पोज लागू किया जाता है जब वॉर सिचुएशन आ जाए, कोई राइट्स हो जाए, रिबेलियन, इस तरीके की कोई घटना घटे। जब कहीं पर मार्शल लॉ लागू होता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट के और जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स के लॉ हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो मार्शल लॉ जब लागू है तो मिलिट्री कोर्ट्स जिस एरिया में मार्शल लॉ लागू है वहाँ पर सिविल केसेस को भी हैंडल कर सकती है, पनिशमेंट भी दे सकती है सिविल केस पर। इनके द्वारा किए गए जो वर्क हैं इनको प्रोटेक्ट किया गया है बाय दिस आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपीलीय न्यायिक क्षेत्राधिकार नहीं है ओवर मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स पर। जिस एरिया में मार्शल लॉ इम्पोज होता है वहाँ पर आर्टिकल 20 और 21 भी सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ये आर्टिकल कब सस्पेंड नहीं होते? जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है। तो इस आर्टिकल के तहत आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट 1950 में बनाए गए थे। पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 में बना था। तो ये था फ्रेंड्स इस टॉपिक का कंप्लीट एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ मिलेंगे। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।